रेडियो मधुबन सुनने वाले सभी श्रोताओं को संदीप त्रिवेदी का प्यार भरा नमस्कार। श्रोताओं, आज आप सबके बीच में मैं प्रोग्राम मन की आंखों से लेकर के हाजिर हूं। आप सब सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 90.4 एफएम। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो। इस प्रोग्राम के माध्यम से रेडियो मधुबन का ये प्रयास रहता है हमेशा कि समाज में लोगों को प्रभावित किया जाए, प्रेरित किया जाए। खासकर इस प्रोग्राम में हम ऐसे व्यक्तियों को शामिल करते हैं जिन्होंने किसी न किसी शारीरिक बाधा होने के बावजूद भी अपने उद्देश्य को पूरा किया। जो लक्ष्य उन्होंने बनाया उसमें सफलता पाई। कई बार ऐसा होता है श्रोताओं कि समाज के लिए योगदान देने वाले, अपनी योग्यता के बल पर समाज के लिए कार्य करने वाले कुछ लोग आपके आसपास तो होते हैं, लेकिन आप उन्हें पहचान नहीं पाते। आज हमारे साथ जो मेहमान जुड़ रहे हैं, मैं अपने व्यक्तिगत अनुभव के आधार पर उनके बारे में इस बात को बहुत ही विश्वास के साथ कह सकता हूं, क्योंकि इन्हें मैं लगभग पिछले 2-3 सालों से जानता हूं। लेकिन देखिए, मुझे इनकी योग्यता के बारे में जानने का अवसर पूरी तरह से आज इस प्रोग्राम के माध्यम से मिलेगा। तो साथियों, स्वागत कीजिए दक्षिण भारत के राज्य कर्नाटक के बहुत ही खूबसूरत शहर, खासकर कहना चाहिए कि भारत की सिलिकॉन वैली के नाम से प्रसिद्ध शहर, भारत की आईटी राजधानी के नाम से प्रसिद्ध शहर बेंगलोर से हमारे बीच में, आजकल नाम बेंगलुरु हो गया है, तो बेंगलुरु से हमारे बीच में आ रहे हैं श्रीमान सैयद मुजीब आमिरी सर। तो मुजीब सर, आपका हमारे इस कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत है। जी हाँ, धन्यवाद संदीप जी। बहुत ही मैं खुशी महसूस कर रहा हूँ आपसे इस प्रोग्राम में। खास तौर पे ये प्रोग्राम मुझे इसके नाम से भी इतनी ज्यादा मतलब खुशी होती है कि, और दूसरा रेडियो जो आपका रेडियो है उससे भी, ये दोनों के नाम जो है, इस नामों से बहुत ही मन को बहुत खुशी होती है। वो सिर्फ नामों के साथ ही जुड़ने से, बाकी आपके काम तो और क्या कहना उसका। तो रेडियो मधुबन और प्रोग्राम मन की आंखों से, इस पे मुझे बुलाने के लिए आपका मैं तहे दिल से आभारी हूँ, और बहुत ही आपको मैं इसके लिए धन्यवाद अर्पित करता हूँ, और सभी सुनने वालों को मैं अपनी तरफ से नमस्कार कहता हूँ। जी, तो मुजीब सर, आपके नाम से तो हम सब रूबरू हो गए, और जैसे जैसे कार्यक्रम आगे बढ़ेगा आपके काम से भी हम श्रोताओं को रूबरू करवाएंगे। लेकिन शुरुआत में आप हमारे श्रोताओं को अपने शुरुआती जीवन के बारे में बताएं। आप कहाँ पले बड़े, कहाँ आपका जन्म हुआ, कहाँ शिक्षा हुई आपकी, आप कैसे आगे बढ़े, और आपको कौन सी डिसेबिलिटी है और वो कैसे हुई, जरा ये हमारे श्रोताओं को बताइए। जी हाँ, मैं बचपन से, मतलब मेरा जन्म हुआ बेंगलोर शहर में ही। जी, बेंगलोर के शहर में मैं अपना जन्म लेने के बाद, मैं जन्म से टोटली साइटेड था, दोनों आंखों से मैं बिल्कुल दिखता था। अभी मैं बिल्कुल टोटली ब्लाइंड हूँ जी। तो कुछ ऐसे हादसा हुआ था जिससे मेरी दोनों आंखों की जो है वो रोशनी मैंने खो दी थी। लगभग जब मैं 18 साल का था, तकरीबन 97-98 पे टोटली ब्लाइंड हो गया। जी। तो ऑलमोस्ट मैं 1990 से पार्शियली ब्लाइंड था, एक आंख से दिखता था। तभी मैं ब्लाइंड लाइफ के साथ जुड़ने वाली संस्था से, ये एक स्कूल है, बहुत ही गर्व से उसका नाम लेना चाहता हूँ, श्री रमना महर्षि एकेडमी फॉर द ब्लाइंड। जी जी जी। वो 1969 में जिसकी स्थापना हुई थी। जी। रमना महर्षि जो महर्षि थे, तो उनके नाम से, उन्हीं के ये यादगार स्वरूप हमारे उसके फाउंडर ने उसका नाम रख के बना था। वहां का मैं स्टूडेंट, मतलब वहीं से मैं ब्लाइंड लाइफ के साथ पूरी तरह से, ब्लाइंडनेस को पूरी तरह से झेलने का काबिल मैं उसी स्कूल के माध्यम से बना हूँ। तो वहां से शिक्षा आगे बढ़ी थी।
फिर बाहर स्कूल से बाहर निकल के स्कूलिंग के बाद बस इतना ही लगा कि हमको ब्लाइंड लाइफ के लिए हमारी जो विशेषता है, ये मैं तो कहता हूँ विशेषता है, डिसेबिलिटी ब्लाइंडनेस जो है वो अपनी एक विशेषता है जी। उससे जुड़ के कुछ काम किया जाए, उससे रह के उसमें उस काम को ऐसा लेवल पे लेके जाना है कि हमको विशेषता सही मानों में विशेषता लगे, किस रूप से लगे और क्या करने से लगेगी, इसके तरफ ध्यान ज्यादा जाने लगा, ताकि हम लोग अपने इस विशेषता के साथ जुड़ के अपना जीवन बहुत ही विशेष रूप से, बहुत ही अच्छे तरीके से हम लोग अपना जीवन यापन कर सके। यही सोच को लेके आगे बढ़ने का एक अवसर मिला और भगवान उसी तरीके से मुझे वैसे सुविधाएं प्रदान किया। तो बाद में संस्था हमारी स्थापना हुई लगभग 2007 में। वैसे मैं 2002 से इस सोसाइटी के अपलिफ्टमेंट के लिए, पर्टिकुलरली डिसेबल्ड वेलफेयर के काम से अलग अलग रूप से जुड़ चुका था। तो 2007 में हमारी संस्था जो है उसका हमने वो स्थापन किया था। 2007 दिसंबर 3 तारीख जो विश्व विकलांग दिवस है उसी के दिन। अच्छा, विशेष बात यह है संस्था के बारे में, हमारे विश्व विकलांग दिवस जिसको कहते हैं वर्ल्ड डिसेबल डे जी। वर्ल्ड डिसेबल डे आता है दिसंबर 3 को, यानी कि 3 और 12। तो इसी के तरीके से हमको 1 2 3 ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन ये नाम मुझे सूझा। क्या बात है, बहुत खूब जी। हाँ, 12वां महीना और 3 तारीख जो कि विश्व विकलांग दिवस कहलाता है जी। तो मेरी सोच ये थी कि विश्व विकलांग दिवस 12वां महीना और 3 तारीख को आता है, जो कि 1 2 3 उसका वो बनता है शॉर्ट नेम। तो मुझे लगा कि सिर्फ विश्व विकलांग दिवस के दिन जो विशेष रूप से ध्यान दिया जाता है पूरे विश्व में विकलांग लोगों के प्रति, विकलांग लोगों की तरफ, तो वही ध्यान को, वही बातों को, वही सारे जो है जो भी काम करने की जो आशा रखते हैं, जो भी कुछ अच्छा करने का सोचते हैं, विश्व विकलांग दिवस तो हर दिन विकलांगों के लिए है, हम सबके लिए हर दिन विकलांग दिवस है, हर रात विकलांग रात है जी। उस कॉन्टेक्स्ट में बोल रहा हूँ, जो विश्व विकलांग दिवस कहते हैं उस कॉन्टेक्स्ट में जी। तो हमारा एम ये था कि ओवरऑल सिर्फ एक दिन का विश्व विकलांग दिवस ना रहे कि उस दिन से आगे सारे दिनों तक विश्व विकलांग हर दिन हर विश्व जो है विकलांगों का ही दिवस बन के रहे। ये ओवरऑल हमारी एक क्या कहते हैं मोटिव, और इसी उद्देश्य को, इसी एक कामना को पूरी करने के लिए इस पर हम कामजन हैं 2007 से, हमारी संस्था 1 2 3 ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन। और उसके क्या क्या कार्यरत हैं, किस किस रूप से हम लोग काम कर रहे हैं, वो मैं बताता जाऊंगा आगे जी। मुजीब सर, हमारे श्रोताओं को आप अपनी थोड़ा एजुकेशन के बारे में भी बताएं। हाँ, वैसे मेरा एजुकेशन प्रॉपरली 10th तक है। ओके। उसके बाद मैं स्कूलिंग के बाद कॉलेज में टेलीफोन ऑपरेटिंग कोर्स, स्टेनोग्राफी और बाकी टेक्निकल जो ट्रेनिंग्स रहते हैं ब्लाइंड्स के लिए, स्पेशली TTI जो टेक्निकल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है अपना NAB में, ऐसे सारे बाद में टेलीफोन ऑपरेटर कोर्स में किसी प्राइवेट कॉलेज में भी किया था जी। तो इस लिहाज से, सर्टिफिकेशन के लिहाज से तो मेरा 10th का मैं ओके। उसके बाद आपने डिप्लोमा कोर्सेज बहुत सारे किए? हाँ, डिप्लोमा कोर्सेज किए। बाद में सेल्फ लर्निंग और सेल्फ अटैचमेंट के साथ डिसेबिलिटी को, उसको रिसर्च के माध्यम से डिसेबिलिटी को वेलफेयर की तरफ जो काम आगे बढ़ता है, उसमें किस किस तरीके से डिसेबल्ड वेलफेयर का काम, क्या क्या हम लोग नए नए रास्तों से कर सकते हैं, इस पर मैं काफी सारा रिसर्च मेरी तरफ से मैं करके हूँ, उसका मैं डिटेल आपको बताऊंगा। बहुत खूब जी। तो सबसे पहले तो मुजीब सर, हमारे श्रोताओं को आपने जो संगठन का नाम लिया आपका 1 2 3 ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन, उसका शॉर्ट नेम बनता है 1 2 3 गो। रेडी स्टार्ट 1 2 3 गो। हाँ जी। तो जरा आपकी इस संस्था के कार्यों के बारे में हमें, हमारे श्रोताओं को बताइए कि क्या काम है आपके इस। वही व्यक्तिगत रूप से मैं संस्था से इस तरह से जुड़ा, जैसे कि आप लोग मुझे एजुकेशन के बारे में, मेरी खुद की एजुकेशन के बारे में पूछा था जी। तो मैं 10th तक पढ़ा था, बाकी डिप्लोमा किया। बाकी उस दौरान जो हमारे सीनियर्स थे, जो डिसेबल्ड हैं, जो ब्लाइंड पर्सन, हमारे अटैच्ड जो लोग थे जी, वो सारे हायर एजुकेशन पाने के बाद भी उनकी अवस्था कैसी थी और उनका जो एम्प्लॉयमेंट का क्या हाल था, किस तरह से वो कहाँ कहाँ पर अलग अलग काम कर रहे थे, और बहुत ज्यादातर अनएम्प्लॉयड हमारे आसपास थे, जो पढ़े लिखे एकदम काबिल लोग, पूरी तरह से एजुकेटेड, एकेडमिकली स्ट्रांग पर्सन जो है, ब्लाइंड पर्सन, बहुत ज्यादा तौर पर हमें अनएम्प्लॉयड दिखे। तो उससे एक्चुअली
स्टडीज आगे नहीं बढ़ाने का कारण भी वही था मेरा व्यक्तिगत रूप से, ताकि बहुत ज्यादा पढ़ाई कर भी लेंगे तो फिर हमारे अंदर एक डिप्रेशन आ जाएगा, इतनी सारी पढ़ाई कर ली फिर ये हासिल नहीं हुआ, ये नहीं पा सके, ऐसा नहीं हुआ। तो वो एक बड़ा कारण रहा एजुकेशन को मतलब हम ये कह सकते हैं मुजीब सर कि आपने अपने जैसे साथियों की मदद करने के लिए, अपने दिव्यांग साथियों के लिए आगे आने के लिए आपने हाईली एजुकेटेड होने की बजाय हाईली डेडिकेटेड होना ज्यादा बेहतर समझा, राइट? बिल्कुल, आपके लफ्जों को वो फिट करता है, आपके जो शब्द है वो फिट करते हैं वो सिंदरियों को। और मैं ये सोच रहा था कि भाई मैं भी कुछ ना कुछ करूं अपने जीवन यापन के लिए, अपने लिए मैं कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ता है। और साथ में एक ग्रुप वेंचर की तरह एक क्रिएटिव लेवल पे कुछ ऐसे बिजनेस मॉड्यूल्स लॉन्च किया जाए जिससे अर्निंग अपॉर्चुनिटीज अच्छे तरीके से हम सबको मिल सके, सफिशिएंट लेवल पे सस्टेनेबल लाइफ जीने के लिए अच्छे खासे प्लेटफॉर्म्स क्रिएट हो सके। इस तरफ ध्यान ज्यादा गया, उस लाइन में अब काफी सारी एक्सपर्टाइजेशन हमारे साथ ऐड हो गई, अभी उसके विशेषताएं ऐड हो गई और काफी सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जिससे जुड़कर आज तक हमारी संस्था से तकरीबन 700 लोग अपने जीवन यापन के लिए जो है वो स्वावलंबी होकर के अपने पैरों पर खड़े होकर अपना लाइफ जी रहे हैं, किसी पर डिपेंड, यहाँ तक कि सरकार पर भी निर्भर ना हो। हमारा तो ये नारा है कि हम हमारे साथ जुड़े तो हमारी संस्था पर भी वो निर्भर ना हो, वो खुद से सेल्फ रिलाइड और सेल्फ सफिशिएंट हो जाए। इस दिशा में हम लोग काम करने लगे हैं। बहुत जबरदस्त, मतलब सेल्फ डिपेंडेंट बनाने के लिए पूरी तरह से आपका संगठन कार्यरत है। और वो भी एक तो सेल्फ डिपेंडेंट बनाने के लिए कार्यरत है और साथ में जो अनस्किल्ड अनएजुकेटेड हैं, ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है जैसे मेरी तरह, जी ऐसे लोगों को फर्स्ट प्रेफरेंस देते हैं, फिर उनका भरपाई हो गई, उनका पूरा वो लोग अपना स्थान ले लिए, तो उसके बाद बाकी एजुकेटेड बाकी जो थोड़े से पढ़े लिखे लोगों को अगर उनको जरूरत है तो वो जुड़ेंगे। ऐसा हमारा ज्यादा टारगेटेड बेनिफिशियरीज सेक्टर है कि अनस्किल्ड और अनएजुकेटेड डिसेबल जो अनएम्प्लॉयड है उनके लिए अर्निंग अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करना किसी भी तरीके से, उनके स्किल्स को ध्यान में रख के, उनके इंटरेस्ट को ध्यान में रख के। वेरी नाइस, बहुत खूब, बहुत खूब। लेकिन सर थोड़ा सा ये स्पष्ट नहीं हो रहा है दरअसल कि आपकी संस्था का मॉड्यूल क्या है, मतलब आपकी संस्था वर्क कैसे करती है, किस प्रकार आप उनको एजुकेट करते हैं या सेल्फ डिपेंडेंट बनाते हैं? हम उनको स्मॉल बिजनेस स्टार्टअप के लिए हमारी तरफ से उनको एक तो काउंसलिंग करके उनको आइडेंटिफाई करते हैं कि किस तरीके के बिजनेस, किस तरीके का स्टार्टअप, कौन सी तरीके के एंटरप्रेन्योरशिप के लिए ये बाकी इनके पास स्किल्स और इनके क्षमताएं हैं, उसको आइडेंटिफाई करके उस पर उनको लगा के बाकी सारे रिसोर्सेस प्रोवाइड करते हैं। उनको ट्रेनिंग देते हैं कैसे स्मॉल बिजनेस स्टार्ट किया जाए, कैसे उसको अच्छे से सक्सेसफुली रन किया जाए और उसको और बगैर किसी मतलब कंपटीशन में हार मानने के आगे बढ़कर कैसा उसको सक्सेस पाते हुए अपना लाइफ उसमें लीड करने का रास्ता बनाए। इसको हम हर एस्पेक्ट से उनको गाइड करते हैं, हमारे अनएम्प्लॉयड डिसेबल जो अनस्किल्ड और अनएजुकेटेड हैं उनको। तो जिसमें हम लोग काफी सारे प्रोडक्ट्स को मैन्युफैक्चर करना, जैसे कि अगरबत्ती, परफ्यूम, रोल ऑन, फेनॉइल्स और ऐसे काफी सारे तकरीबन एक 27 टाइप के प्रोडक्ट्स है, उसमें उनका जोड़ते हैं। हमारा एक ब्रांड नेम है ग्रेट चॉइस, ओके, ग्रेट चॉइस, ठीक है। हाँ, ग्रेट चॉइस, वो ब्रांड नेम से हम लोग अपना प्रोडक्ट जो है लॉन्च करते हैं मार्केट में। मतलब ग्रेट चॉइस अगरबत्ती, ग्रेट चॉइस मोमबत्ती, इस तरह से? हाँ, ग्रेट चॉइस पेन, ग्रेट चॉइस वो फेनॉइल के बॉटल्स, ग्रेट चॉइस के ऐसे जितने भी प्रोडक्ट्स हैं, पेपर प्लेट्स हैं, ऐसे अलग अलग। और ये सब आपके एनजीओ के तहत मैन्युफैक्चर्ड किए जाते हैं? जी हाँ। अभी हमारा खुद का मैन्युफैक्चरिंग एक यूनिट कहीं भी एक इंडस्ट्रियल होम वगैरह नहीं है। हम लोग दूसरे मैन्युफैक्चरर्स के पास हमारे क्राइटेरिया पे, हमारे क्वालिटी गाइडलाइंस पे इसी ब्रांड नेम से मैन्युफैक्चर करा के लेते हैं, फिर उसको सेल करने के लिए हमारे अनएम्प्लॉयड डिसेबल्स के सब डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। बाकी मार्केटिंग का मॉडल अलग है। इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो दूसरी कंपनीज का होता है जिनके साथ आपका टाई अप है, और मेन फोर्स जो मैन फोर्स है वो आपके जो साथ लोग जुड़े हुए हैं, जिनको आप ट्रेंड करते हैं, जिनको आप स्किल्ड करते हैं, उनका रहता है ना? ये कहना चाह रहे हैं आप? जी हाँ, क्योंकि हमारे पास ऐसा रिसोर्सेज और संस्था हमारी ऐसी नहीं। अब तक हम लोगों ने किसी भी चीज के लिए डोनेशन कलेक्ट करना या फिर संस्था बाकी जो स्कूल्स वगैरह चलाते हैं संस्था, उनको डोनेशन जरूरी है, वो लेना भी चाहिए, उनको बड़े पैमाने पर मिलना भी जरूरी है। हम लोग भी बहुत सारी जगहों पे उनको लेके देते हैं, जो संस्थाएं ब्लाइंड्स के लिए स्कूल चला रही हैं, बाकी कंप्लीटली नॉन प्रॉफिटेबल एक्टिविटी चला रहे हैं उनके लिए। हमारा तो अर्निंग अपॉर्चुनिटीज के लिए एक हिसाब से एक कमर्शियल वेंचर चला रहे हैं, तो हम लोग कहीं से डोनेशन
देने का हमें वही कर रहे हैं कि हम लोग मांगे नहीं, देना शुरू करें सोसाइटी को कुछ ना कुछ हमारी तरफ से। बहुत अच्छे विचार हैं सर आपके, लेकिन मुझे एक दिमाग में एक बात आ रही है कि भाई जिन कंपनीज के साथ आप मिलकर के ये सब कर रहे हैं तो उन्हें आपको फिर कमीशंस वगैरह देने होते होंगे? नहीं, एक्चुअली सारे कंपनियां जो भी अभी मार्केट में चल रहे हैं सबका ऐसा ही रहता है। कोई भी प्रोडक्ट कंप्लीटली एक ही कंपनी एक ही अंडर द रूफ नहीं बनाती है। मिसाल के तौर पर कोई एक बाइक बनाता है तो हैंडल किसी के पास बनवा के लेता है, वो उसका पेट्रोल वाला टैंक किसी के पास, वो सीट किसी के पास, उसके टायर किसी के पास, अलग अलग से बना के वो सब कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे फिर वो अपने नाम से भेजते हैं, जो भी नाम का हो, सुजुकी हो, हीरो होंडा हो, जो भी हो। वैसे कोई भी प्रोडक्ट जो है अपना खुद का ऐसा वो कंप्लीटली मैन्युफैक्चरिंग यूनिट रहता नहीं वैसे। तो हमारा एस्टेब्लिश होने के बाद सब लोग अपने अपने वेंडरशिप के लिए बाकी को ये सब कॉन्ट्रैक्ट देते हैं। हम लोगों ने स्टार्ट ही वैसे ही किया। तो सर आपकी टीम में कितने लोग हैं? हाँ, हमारी टीम में 17 लोग हैं। मेरे जो 123 ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन के जो बोर्ड मेंबर्स हैं, जिसका मैं दे ऑल आर मतलब वो सबके सब विजुअली इम्पेयर्ड हैं, सबके सब ब्लाइंड हैं, अलग अलग कैटेगरी के लोग हैं, या जो मेन स्ट्रीम के लोग जिनको मानते हैं साइटेड लोग, या जो सिर्फ 2 उसमें ऑर्थोपेडिकली डिसेबल्ड हैं, बाकी सब विजुअली इम्पेयर्ड। बाकी सब विजुअल और ये सबके सब साउथ इंडिया यानी कर्नाटका से ही हैं? नहीं, मुंबई में है अपने। ओके, हैदराबाद में है। ओके, अच्छा, मतलब कुल मिलाकर के उस तरफ मतलब काफी आपका जो है काम पूरा ठीक ठाक चल रहा है। हाँ, हमारा यही फोकस रहता है कि इकोनॉमिकली ग्रोथ के लिए क्या क्या हम लोग कर सकते हैं डिसेबल पर्सन जो कम्प्लीटली छूट गए हैं इकोनॉमिकल ग्रोथ के। वो जो दौर है एक सवाल सर मेरे जहन में आ रहा है, पता नहीं आपको अच्छा लगेगा या नहीं, लेकिन आप इतने सालों से काम कर रहे हैं और आप अपने जैसे जो मतलब विजुअली इम्पेयर्ड साथी हैं और बाकी दिव्यांग साथी हैं उनको सेल्फ डिपेंडेंट बनाने के लिए भी बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। तो कभी सोचा नहीं आपने कि हमारे संगठन को भी, हम आपके ग्लोबल जो ऑर्गेनाइजेशन है वो 123 ग्लोबल, उसको भी सेल्फ डिपेंडेंट बनाने के लिए कुछ स्टेप लिए जाएं? आप तो सवाल पूछ के ये बोल रहे थे कि आपको अच्छा लगेगा कि नहीं ये, लेकिन मेरे हिसाब से तो बहुत ही उम्दा सवाल है। अभी हम इतने बड़े बड़े जो हमारे साथ कार्य करने के लिए जो उद्देश्य रख के बनाई हुई संस्था 123 ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन है, इसको अगर अच्छे तरीके से फंड्स मिले तो और भी बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं जिसके जरिए से हम इसीलिए कह रहा था क्योंकि सर आपकी अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स अगर होगी तो मुझे लगता है आप और ज्यादा लोगों को हेल्प कर पाएंगे और बिना किसी इंटरफेरेंस के शायद हेल्प कर पाएंगे। बिल्कुल वही, इसीलिए हम लोग उसके कॉन्टेक्स्ट में भी सिर्फ हमारी संस्था को रिसोर्सेज प्रोवाइड हो जाए या फिर अच्छे से फंड्स आने लगे, ये सोचने के चक्कर में फिर सभी संस्थाएं जितने भी डिसेबल्ड के लिए या फिर ओवरऑल सोशल वेलफेयर के लिए काम कर रहे हैं, उन सभी संस्थाओं के लिए अच्छे खासे फंड जनरेट होने का एक प्रोजेक्ट हम लोगों ने डिजाइन किया हुआ जिसका नाम है मिशन सेवा। वेरी नाइस। तो अब सर बात निकली है तो इस मिशन सेवा के बारे में भी जरा आप थोड़ा डिटेल में बताएंगे तो शायद बहुत सारे एनजीओ जो सुनेंगे इस प्रोग्राम को उन्हें भी मदद मिलेगी आपसे जुड़ करके। जी हाँ, तो मिशन सेवा का ये मीनिंग हमारा ऑलमोस्ट जितने प्रोजेक्ट्स हम लोग लॉन्च किए अभी तक 123 ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से सभी अब्रिवेटेड रहते हैं, उसका एवरी लेटर एक मीनिंग रखता है। जैसे कि उड़ान फोरम हमारा एक प्रोजेक्ट है और एक सेंड 123 गो एक प्रोजेक्ट है जो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट नेटवर्क ऑफ डिसेबल्ड कहता है, सेंड उसका अब्रिवेशन है। उड़ान मतलब यूनाइटेड डिसेबल्ड एडवांस्ड एडवर्टाइजमेंट नेटवर्क, वो वैसा मिशन सेवा एक अब्रिवेशन है। आपको इस लिहाज से समझाता हूँ मैं। मिशन ऑफ सेविंग एनर्जी विथ वैल्यू एडिशन। अरे वाह, क्या बात है, क्या बात है। जी, लगता है एब्रिविएशंस में बहुत रुचि है आपको। हाँ, आपको भी याद रहेगा, मैं शायद आपको रिकॉर्डिंग क्लब के लिए एब्रिविएशन किया था। जी, कभी मौका मिले तो हमारे मधुबन के लिए भी आप एब्रिविएशन बनाइएगा। चलिए जरा बताइए मिशन सेवा के बारे में। हाँ, मिशन सेवा एनर्जी सेविंग का एक कॉन्सेप्ट है। एक इंटरनेशनली रेनॉन्ड कंपनी है जी, विज्ञान लैब्स इनोवेशंस प्राइवेट लिमिटेड। थोड़ा स्पेल करेंगे सर? विज्ञान लैब्स, विज्ञान लैब्स, ओके, साइंस मतलब विज्ञान लैब्स। हाँ, इनोवेशंस प्राइवेट लिमिटेड, ओके। और ये लोग पेटेंट्स के साथ पेटेंट राइट्स 5 टाइप के इनको अमेरिका से मिले हुए हैं जो ये सॉफ्टवेयर इन्वेंट किए हैं उस सॉफ्टवेयर के लिए अमेरिकन गवर्नमेंट से। वो सॉफ्टवेयर इन्होंने ऐसा इन्वेंट किया हुआ है कि सॉफ्टवेयर कंपनीज में आईटी इक्विपमेंट्स ज्यादा जहां पर यूज होते हैं जी, उस जगह पर जितना
एनर्जी कंज्यूमिंग रहता है जनरली, उस एनर्जी को 30 to 50% तक इनके सॉफ्टवेयर की मदद से रिड्यूस करते हैं। ओके। जैसे कि मान लो किसी बैंक का बिल, इलेक्ट्रिसिटी बिल ₹1,00,000 मंथली आ रहा है, इस सॉफ्टवेयर की मदद से उनका मंथली का बिल जो है 50% रिड्यूस हो जाएगा आफ्टर ये सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने के बाद, इस सॉफ्टवेयर को पूरा सर्विस उसके लेने के बाद। तो ऐसा इन्होंने एक सॉफ्टवेयर इन्वेंट किया हुआ। अभी 123 ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन उनसे चैनल पार्टनरशिप साइन करके उनके साथ एक जॉइंट वेंचर पे, जॉइंट एग्जीक्यूशन लेवल पे काम कर रहे हैं, संस्थाओं को फायदा पहुंचाने का। हम लोग कर ये रहे हैं, जो भी संस्था को अब तक पैसे आ रहे थे, जहां से भी डोनेशन रेगुलरली आ रहे हैं, तो उन कंपनियों को, उन बैंक्स को हम लोग हमारी तरफ से अभी कुछ देना शुरू करेंगे। यानी कि उनका जो मंथली का जो इलेक्ट्रिसिटी बिल रहता है उसमें हम लोग रिड्यूस कराने के लिए इस सॉफ्टवेयर को उनसे इंस्टॉल करवाएंगे जी। वो जितना भी रिड्यूस होता है उनका एनर्जी 1,00,000 2,00,000 का मंथली, तो उसमें से ये एक पार्ट वापस उनको देना पड़ेगा। जैसे कि हम लोगों ने उनको मिसाल के तौर पर ₹1,00,000 पर मंथ उनका सेव करके दे रहे हैं इस सॉफ्टवेयर की मदद से। उस ₹1,00,000 में से हमको एवरी मंथ वो एटलीस्ट 40-50,000 रुपीज देंगे। ओके। ये आपके 123 ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन को वो देंगे? हाँ, 123 ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन को, और साथ ही वैसे ही जितने भी डिसेबल्ड के लिए काम करते हुए ऑर्गेनाइजेशन हैं और बाकी सोशल वेलफेयर में जुड़े हुए ऑर्गेनाइजेशन है, उन सब लोगों को मिशन सेवा से जोड़ेंगे और ये सेवा का पूरा उनको लाभ मिलेगा। और जो भी कंपनियां हैं उनका एनर्जी सेव होती है ना, उसको सेवा में लगाएंगे, वैल्यू एड। ये सर सॉफ्टवेयर मतलब थोड़ा सा मैं शायद मतलब समझ नहीं पा रहा हूँ कि सोलर सिस्टम लगाने के बाद काम का है या ये नॉर्मल जो हम बिजली घरों में यूज करते हैं? नॉर्मल घरों में यूज करते हैं। अभी उसका एक मिसाल देता हूँ मैं आपको। 2016 से लेकर अभी तक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से 40 करोड़ का एनर्जी सेव करके दिया है विज्ञान लैब्स वाले। ओके। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का एंटायर इंडिया में ऑलमोस्ट 28,000 ब्रांचेस हैं उनके, हर सिटीज में। सभी ब्रांचेस में ये सॉफ्टवेयर यूज होता है। जैसे ये सॉफ्टवेयर लगा 2016 में, तब से अब तक ऑलमोस्ट 40 करोड़ तक का उनको, 40 करोड़ का वर्थ का एनर्जी उनको रिड्यूस करके उसका ये बचा के दिया, उसका रेवेन्यू 40 करोड़ का एनर्जी। तो क्या सर ये सॉफ्टवेयर घरों में भी लोग यूज करते हैं? नहीं, सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में आईटी इक्विपमेंट जहाँ ज्यादा यूज करते हैं, कंप्यूटर्स, डेटा सेंटर। ओके। बेसिकली ये जो मतलब इस तरह के जो उपकरण हैं, इक्विपमेंट्स हैं कंप्यूटर रिलेटेड या इंटरनेट रिलेटेड, उनको ये मतलब अफेक्ट करता है और उससे फिर बिजली कम कंज्यूम होती है, राइट? हाँ, ये सॉफ्टवेयर इन्वेंट करने वालों ने ये आइडेंटिफाई किया कि कंप्यूटर, लैपटॉप और जो भी आईटी इक्विपमेंट यूज करते हैं उसमें एक्सेस पावर ज्यादा जा रहा है। जो ये सॉफ्टवेयर एआई टेक्नोलॉजी के जरिए से उस एक्सेस जाने वाले इलेक्ट्रिसिटी को फाइंड आउट करके उसको ऑप्टिमाइज करता है टाइम टू टाइम। तो मुझे सर ये बताएं कि बेसिकली फिर इसका मतलब आपके जो एनजीओ है उसका काम ये हुआ कि आप लोगों को, मतलब कंपनीज को या बैंक्स वगैरह को इस बारे में आप मोटिवेट करते हैं कि आप ये सॉफ्टवेयर लीजिए, परचेज कीजिए, है ना? जी। और उसके बाद जो बेनिफिट होता है वो बेनिफिट वो उसका नहीं, परचेज करना नहीं होता है उसमें, उनको इंस्टॉल करवाते हैं। हम लोग ये करते हैं कि पिछला हम लोग मिशन सेवा की तरफ से, विज्ञान लैब सोलवा की तरफ साथ मिलके ये जॉइंट एग्जीक्यूशन प्रोग्राम में हमारा एक शर्त रखे हैं कि कोई भी कंपनी किसी एनजीओ के द्वारा इस प्रोजेक्ट को लेने में, इस सुविधा को लेने में आएगी तो उसे अपफ्रंट ना तो इंस्टॉलेशन चार्जेस लेंगे, ना तो वो अपफ्रंट कोई सब्सक्रिप्शन चार्जेस कुछ नहीं लेंगे। हम अपनी तरफ से उनके सिस्टम्स में ये इंस्टॉल करेंगे। पहले उनका प्रीवियस बिल कलेक्ट किया जाएगा इंस्टॉल करने से पहले, फिर अगले बिल से ये कितना सेव हुआ और किस तरीके से सेव हुआ, कहाँ वेस्ट जा रहा था, उसको किस तरीके से इस सॉफ्टवेयर ने उस वेस्ट जाते हुए एनर्जी को ऑप्टिमाइज किया, ये सारे रिपोर्ट देके फिर उनसे पैसा लेंगे काम करके देख। तो अभी सर आपका ये जो काम है जी, कितने स्टेट में पहुंच चुका है? आप इस तरह से मतलब कितने स्टेट्स में जा चुके हैं? अभी केवल कर्नाटका तक ही आप सीमित हैं? नहीं, मिशन सेवा अभी हम लोग जैसे ही शुरू किया, दुर्भाग्यवश हम उसके बाद लॉकडाउन में और ये पैंडेमिक सिचुएशन में आ गए थे। कंपनियों से तो नहीं हो रहा अभी। उससे पहले विज्ञान लैब्स वाले ऑलमोस्ट 2015-16 से कर रहे हैं, तो उनके साथ बहुत सारे कंपनी जैसे कि एसबीआई बैंक हो गई, वोडाफोन है, एचडीएफसी का एक पार्ट है। और अभी ये पैंडेमिक की वजह से आप ज्यादा इसको मतलब लोगों तक स्प्रेड आउट नहीं कर पाए, है ना? हाँ, वो नहीं कर पाए, लेकिन पिछले हफ्ते हम लोगों ने और इसमें वो सुविधा ऐड की है कि आजकल सारे शैक्षणिक जो प्रक्रिया है वो ऑनलाइन के द्वारा चल रही है, लैपटॉप में वो सब। तो लैपटॉप के लिए एक नया सा इन्वेंट किया हुआ इन्होंने सॉफ्टवेयर,
जिसको हम लोग प्रमोट करने वाले हैं अगले वीक, नेक्स्ट वीक। मुझे एक बात बताएं सर कि अगर कोई व्यक्ति अगर जयपुर में बैठ करके इस शो को सुन रहा है, जी हाँ, तो क्या आप स्टेट लेवल पर फ्रेंचाइजीज देते हैं या लोगों से मतलब कांटेक्ट करते हैं? जैसे आपका मिशन सेवा का काम मान लो जयपुर में कोई करना चाहे, हाँ, कोई वो भी कर सकता है, उसको क्या करना होगा जरा ये मुझे प्रैक्टिकली उनका बताएं। संस्था का डिटेल मिशन सेवा के वेबसाइट में जाके अपलोड करना पड़ेगा, और उनका संस्था का डिटेल और कब से जो काम कर रहे हैं वो। तो वो वेबसाइट बताएं सर, वेबसाइट क्या है? missionSeva.co.in, www. मिशन सेवा SEVA है ना, .co.in। ओके, हाँ, ठीक है। .co.in। तो यहाँ पे क्या लिंक, कौन से लिंक में जाना है उन्हें? वहाँ पे उनको एनजीओ का सब्सक्रिप्शन का एक लिंक रहता है, उनका डिटेल्स ऐड करने वाला। ठीक है, वहाँ जाके अपने एनजीओ का डिटेल वो सबमिट करेंगे, तो फिर हमारे कोई रिप्रेजेंटेटिव उनको डिटेल्स बाकी का जो भी है वो मंगवाएंगे। फिर उनको वहाँ से इंस्ट्रक्शन भी दे दिए जाएंगे। जितने एनजीओ को अब तक वो जहाँ जहाँ से फंड्स ले रहे थे, किसी कंपनी से, किसी बैंक्स वगैरह से, उनको अपने एनजीओ की तरफ से एज ए टोकन ऑफ थैंक्स वो लोग ये प्रोजेक्ट को यूटिलाइज करने का मौका दे सकते हैं कंपनी में। उसके लिए पहला समर्थनम नाम की संस्था आप सब वाकिफ होंगे, आप भी, क्या भी प्रेसिडेंट अपने डेविड को भी। जी, मैं डेविड जी से बात किया था तो उन्होंने भी बताया था समर्थनम के बारे में जी। हाँ, तो समर्थनम संस्था भी जुड़ी हुई है, उनके भी जितने भी अब तक फंडर से जो भी कंपनी पैसा दे रहे हैं। मैं वही पूछ रहा था एक्चुअली, कर्नाटका के अलावा और कहाँ से आपके साथ लोग जुड़े हुए हैं या नहीं जुड़े हुए हैं अभी? नहीं, अभी कर्नाटका में ही ये हुआ था, फिर पैंडेमिक सिचुएशन आ गया। बाकी हम लोग एक्सपेंडेबल लेवल पे इस पे मैं AICB से भी बात किया, फिर पिछले बार दिल्ली के अलग अलग संस्थाओं से भी बातें हो रही थी। मतलब ये सिचुएशन आ गया, जैसे ये होगा कंपनी से फिर आज की सिचुएशन में बहुत जरूरी है, ताकि हम लोग फंड रेज नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि लोगों के पास फंड देने के लिए है भी नहीं। तो हम लोग उनका एनर्जी जो लाखों में जा रहा है वो सेव करेंगे, उसमें से कुछ लेंगे, तो वो थोड़ा मीनिंगफुली हम लोग फंड, वो कह सकते हैं कि डिग्निफाइड फंड जनरेट कर सकते हैं हम लोग डिग्निफाइड लेवल पे। यस। तो ऐसा तो ये मतलब ओनली यही प्रोडक्ट है जिसको आप यूज कर रहे हैं फंड रेज के तौर पे, या कुछ और भी है? जरा बहुत ही संक्षेप में जल्दी से बता दीजिए हमारे श्रोताओं के लिए। नहीं, अभी मिशन सेवा में फिलहाल यही है। बाकी हम लोग और भी कुछ और साधन है जिससे कि हम लोग कंपनीज को, और बाकी जहाँ जहाँ से फंड्स ले रहे थे अभी तक फ्री बेसिस पे, मतलब बगैर किसी कंडीशन के वो लोग दे रहे थे प्रायोरिटी बेसिस पे, चैरिटी की तरह, तो उनसे हम लोग ऐसा एक्सचेंजेबल लेवल पे एक नया तरीके से उनको कुछ देंगे, उसके बदले में हम उनसे कुछ फंड की तरह मतलब रेवेन्यू जनरेट करके लेंगे संस्था चलाने के लिए। ऐसा मुझे सर बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। मैं लेकिन एक प्रश्न, फिर भी समय हालांकि हो चुका है, लेकिन एक प्रश्न जरूर पूछना चाहूंगा कि आप आपने बताया कि आप दृष्टिबाधित हैं, तो ये सब काम करने में सर आपकी दृष्टि बाधा कहीं आपके आड़े आती है? नहीं, मैं तो कहता हूँ दृष्टिबाधितता जो है मेरी, ब्लाइंडनेस, वो मददगार साबित रही, और वही मेरे लिए समझो रामबाण बन के काम की, समझो, और क्या क्या उसको कह सकते हैं आप, ऑल इन वन सोल्यूशन बन के काम की। अलादीन का चिराग भी बोल सकते हैं। अलादीन का चिराग कह सकते हो। जी 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 जी। तो मैं और आपके माध्यम से एक बात भी कैसा कहना चाहता हूँ ब्लाइंडनेस के बारे में। जी जी। ब्लाइंड को लोग इतना ही समझे, जो ब्लाइंड नहीं है वो BLIND एक अब्रिविएशन है, ब्लेसफुल लाइट इज नथिंग विदाउट डिवाइन। क्या बात है, ब्लेसफुल लाइट इज नथिंग विदाउट डिवाइन। वेरी नाइस जी। मैं ये कहना चाहता हूँ जिसको भी दृष्टि में पूरी तरह से दिखता है, नॉर्मल लोग हैं, उन लोगों की दृष्टि अच्छी होने का महत्व अगर जानना है तो ब्लाइंड के इस अर्थ को वो जान लें बस। और जितनी भी ब्लाइंडनेस है दुनिया में, वो सारे जो साइटेड लोग हैं उनके साइटेडनेस की वैल्यू के लिए ब्लाइंड यहाँ पे भगवान ने पैदा किया, मेरा ये मानना है। तो सर अब तक कितने एब्रीविएशंस बना दिए आपने? डिसेबल्ड का एक एब्रीविएशन है DISABLED। फर्स्ट D स्टैंड्स फॉर डिवाइन, देन यू कैन मेक आउट इज एबल्ड, डिवाइन इज एबल्ड। वर्ड डिसेबल्ड खुद कहता है कि डिवाइन इज एबल्ड। जो भी डिसेबल्ड, डिसेबिलिटी के जरिए से लोगों को समझ में आता कि ये एबल नहीं है, वो जो बोल रहा है उसको समझ में चाहिए कि उसके अंदर की एबिलिटी भी डिवाइन की है। वो वर्ड मीनिंग देता है डिसेबल्ड। डी फॉर डिवाइन, फिर IS और एबल्ड, इज एबल्ड। ओके ओके, क्या बात है, क्या बात है। डिवाइन इज एबल्ड। तो सर किसी भी नाम पे आप बना देते हैं या मतलब सोचते रहते हैं ये सब चीजें आप? वो सोचते थे पहले, जब हम लोगों ने क्या नाम रखेंगे अगरबत्ती का, ग्रेट चॉइस या फिर प्रोजेक्ट का, उस वक्त ज्यादा सोचना पड़ता था। अभी अपने आप से आने लगता है, थोड़ा एक्सपर्टाइज की तरह हो गया। अच्छा,
अच्छा, तो पॉलिटिकल जो हस्तियां हैं उनके ऊपर भी बनाते हैं? नहीं बना अभी तक। चलिए, हस्तियों में तो वैसे मोदी जी के बना रहा था, क्योंकि अभी वो भी इत्तेफाक से मोदी जी हर तरीके से हर स्कीम को वो एक एब्रिविएशन की तरह ही लॉन्च कर बिल्कुल रहे हैं। बिल्कुल, उनको भी आपकी तरह ही काफी मतलब शौक है एब्रीविएशंस करने का। जी, मोदी जी पे आप बना रहे थे, फिर क्या हुआ? और इत्तेफाक से मैं बोलूं, डिवाइन इज एबल्ड का अर्थ ही वो है दिव्यांग। मोदी जी ने दिव्यांग किया। मैं उससे पहले 2012 में हमारा पेपर कटिंग्स आप देख सकते हैं, मैं डिवाइन इज एबल्ड के। जी 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 जी, क्या बात है, बहुत ये खूब। सहयोग। चलिए, तो मुझे सर बड़ा मजा आया आपसे बात करके। चलते चलते आप हमारे श्रोताओं को और खासकर दिव्यांग साथियों को क्या संदेश देना चाहेंगे? बस यही, दिव्यांग साथियों को यह समझ के चलना चाहिए कि दिव्यांग, मैं आपका वो प्रोफाइल फोटो में आप देख सकते हैं मेरा नंबर में, मैं उसमें लिखा हूं कि बी विथ डिवाइन इज ऑलवेज विथ यू, क्योंकि डिसेबल्ड वर्ड की कहता है कि डिवाइन के साथ सब लोग जुड़े हैं। हमको उसके साथ जुड़ के जीना सीखना और उस तरफ ध्यान देंगे तो लाइफ में सारी बाधाएं, सारी मुश्किलें, परेशानियां सब अच्छे रास्तों में और एकदम अपॉर्चुनिटीज में कन्वर्ट हो जाएंगी। हम लोगों का रास्ता आसान से निकलेगा। बस घबराना नहीं है, डिसेबिलिटी को एंजॉय करो, डिसेबिलिटी को गिफ्ट समझो। डिसेबल्ड का वर्ड जानने के बाद, वर्ड का मीनिंग जानने के बाद बस अपने रास्ते आसान हो जाएंगे। फिर अचीवमेंट करो, आगे बढ़ो और दुनिया को दिखाओ कि डिसेबल्ड बाकी आपकी एबिलिटी को वैल्यू देने वाली चीज है। बहुत खूब मुजीब सर, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे इस प्रोग्राम का हिस्सा बनने के लिए, अपना कीमती वक्त देने के लिए और इतनी वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन सभी श्रोताओं के साथ साझा। और मुझे बहुत ही खुशी है आपके, मैं बोला मधुबन और मन की आंखों से आज सच में लगा। लोग कहते हैं ये लोग मन की आंखों से देखते हैं, ये बोलते हैं बस, लेकिन आज मुझे सच में लगा कि मन की आंखों से बोलना कैसा होता है, सुनना कैसा होता है वो। जी जी जी, मन की आंखों की आवाज आज सुनने लगी। क्या बात है, क्या बात है, सबको मन आपकी की आंखों आवाज। से रोशनी नहीं नजर आती, जी जी जी, हमको मन की आंखों से। अब हमारे मधुबन के माध्यम से हम चाहेंगे कि आपकी आवाज दूर तक जाए और हर एक चेहरे पर आपके प्रयासों के माध्यम से मुस्कुराहट आए, क्योंकि रेडियो मधुबन का भी यही मानना है, सुनते रहो मुस्कुराते रहो। मन की आंखों से सुनते रहो और मुस्कुराते रहो। जी 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 जी, बहुत खूब। तो श्रोताओं, आपने सुना सैयद मुजीब आमिरी सर को। आप हमारे शोज पर अपनी प्रतिक्रियाएं जरूर दीजिएगा ताकि हम लोगों को और प्रेरणा मिले। आप सबको ऐसे ही बहुत ही विशेष जो साथी हैं, जिन्होंने कुछ कर गुजरने का जज्बा ले लिया है अपने जीवन में, उनसे रूबरू करवाने का। तो रेडियो मधुबन 90.4 FM आप प्ले स्टोर से ऐप ले लीजिए और अगर अपनी बात कहना चाहें तो 9414151415 पर कॉल करें। और यदि आप ईमेल करना चाहें तो info@radiomadhuban.in पर। मिलते हैं अगले शनिवार फिर किसी और नई हस्ती के साथ।